मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मिली जुली खबरों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। उसमें प्री की भी झलक मिलेगी और मुख्य परीक्षा की झलक तो मिलेगी ही मिलेगी। कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। और जानते हैं फटकार क्यों लगाई है? फटकार इसलिए लगाई है कि वहाँ के जो स्थानीय निकाय हैं उनमें चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। और सोच करके देखिए कि महाराष्ट्र की कैपिटल है बॉम्बे और पूरे देश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है बॉम्बे, और हमारे देश की उस आर्थिक राजधानी में पिछले लगभग 42-43 महीनों से, कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना होगा, लगभग 3.5 साल से कोई निर्वाचित स्थानीय निकाय ही नहीं है। आप क्या विश्वास कर सकते हैं? चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि कानूनन नियम ये है कि 6 महीने के अंतराल में चुनाव हो जाने चाहिए। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है, खासकर महानगरों में, जहां की पूरी ज्यादातर रखरखाव की जिम्मेदारी, लोगों का दैनिक जीवन स्थानीय निकायों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये केवल मुंबई की ही बात नहीं है। देश के 17 राज्यों में 61% शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव लंबित हैं। 61%। और मैं अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूँ, पंचायतों को तो आप छोड़ ही दीजिए। और बेंगलुरु में तो आखिरी बार 2015 में नगर निगम के चुनाव हुए थे। आप शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि सच में क्या हमारे शहरी निकायों के चुनाव की ये हालत है। और अगर पूरे देश का औसत निकाल दें तो पूरे देश में नगर निगम चुनाव औसतन 22 महीने की देरी से होते हैं। सोच करके देखिए। और हम लगातार जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें हमेशा बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, ये तो थे कुछ आंकड़े। पिछले साल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा शहरी निकायों का ऑडिट किया गया। उस ऑडिट रिपोर्ट में देखिए क्या क्या बातें हमें सुनने को मिलती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि फिर इनका अस्तित्व है ही क्यों, इन्हें भंग ही क्यों नहीं कर दिया जाता। दोस्तों, 12वीं अनुसूची जो 74वां संविधान संशोधन है 1992 में आया था, आपको मालूम है शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इस संशोधन के द्वारा। उसकी 12वीं अनुसूची के जरिए इन निकायों को 18 कार्य सौंपे गए हैं कि आपको ये 18 तरह के काम करने हैं, और 18 तरह के कामों का संबंध पूरी तरह से वहाँ के लोगों की डेली लाइफ से है। और जो 18 कार्य इनको सौंपे गए हैं उनमें से केवल 4 कार्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्थानीय निकायों के पूर्ण नियंत्रण में है। बाकी जो काम है या तो राज्य सरकारों के हाथ में है या अर्ध सरकारी संस्थानों के हाथ में है। और यहाँ तक कि जो कार्य राज्यों के हाथ में है या अर्ध सरकारी संस्थानों के हाथ में है, उनमें भी जो अर्बन लोकल बॉडी हैं उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहता है। आप कल्पना करके देखिए। यहाँ तक पाया गया है कि जो अर्बन लोकल बॉडी हैं उनमें जो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है उनका भी मूल्यांकन राज्यों के द्वारा किया जाता है। और सीधी सी बात है कि इसके कारण फिर ये जो बॉडीज हैं अपने आप में कमजोर हो जाती हैं। और यहाँ तक कि 18 राज्यों में लगभग 35% जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। आप सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते भी होंगे, और यदि आप शहरों में रह रहे हैं तो आपका यह प्रत्यक्ष अनुभव भी रहा होगा कि इन निकायों में हमेशा ये कहा जाता है कि मानव संसाधनों की कमी है, लोग कम है।
और उनमें भर्ती नहीं की जा रही है, और दूसरी ओर रोजगार की भरमार है। दोस्तों, एक बात और जो कम सीरियस नहीं है, और वो ये है कि स्थानीय निकायों के पास संपत्ति कर वसूलने का अधिकार है। ये अधिकार उनको संविधान में दिया गया है, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो कर की दर तय करें कि वो कितना कर लेंगे। यहाँ तक कि उसका मूल्यांकन करने का और उसमें किसी तरह के संशोधन करने का भी अधिकार इन लोकल बॉडीज को नहीं है। इसी कारण जो संपत्ति कर हैं वो पहले की ही दर से लगाए जा रहे हैं, और इससे जो ये लोकल बॉडीज हैं उनकी आमदनी लगातार घटती चली जा रही है। एक और सीरियस फाइंडिंग, और वो ये है कि 11 राज्यों ने अपने आय और व्यय के अंतर को 42% पर पहुंचा दिया है। यानी कि खर्च कर रहे हैं 1 रुपया, लेकिन जो कमाई हो रही है वो हो रही है 58 पैसे की। अब सोच करके देखें तो 42% का नुकसान चल रहा है, और जो उन्हें सरकार से आवंटित धन भी मिलता है वो पूरी तरह से उन्हें सहयोग दे पाने में असमर्थ है, क्योंकि जो भी आवंटन मिलता है उसमें से उन्हें 29-30% का जो वित्त है वो केवल विकास के लिए निर्धारित होता है। तो उतना खर्च तो आपको डेवलपमेंट के लिए करना है, और नतीजा ये होता है कि हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं वो उतनी फंक्शनली नहीं रह जाती है। कुछ दिनों पहले आपने न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव के बारे में खबर पढ़ी होगी। खासकर जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ लोकल बॉडीज़ इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी समर्थ हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उनके पास ही सारे अधिकार हैं। यूं कह लीजिए कि सरकारें तो वहाँ दिखाई ही नहीं देती, जो कुछ भी होता है वो लोकल बॉडीज़ होती हैं। और न्यूयॉर्क के मेयर को आप ये मान करके चलिए कि वो न्यूयॉर्क के एक प्रकार से चीफ मिनिस्टर ही हैं, सर्वे सर्वा हैं। और ख़ासकर जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ शहरों का जो रख रखाव है इतने बेहतर तरीके से हो पा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वहाँ की लोकल बॉडीज़ का अधिकार संपन्न होना कहा जाता है। दोस्तों, अब जो दूसरी खबर है वो आधार विजन को लेकर है। क्या आप UIDAI का फुल फॉर्म बता सकते हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि UIDAI द्वारा हाल में ही ये घोषित किया गया है कि वह आधार विजन 2032 तैयार कर रहा है, और ये सरकार की पहल है। आधार विजन 2032। अब मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपको मैं क्लू दे रहा हूँ। आधार कार्ड बना है आपका, उसे अब आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जोड़ करके देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगी बात कि यह ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दोस्तों, ये जो विजन 2032 जो तैयार किया गया है उसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि तकनीकी रूप में क्या बदलाव आ रहे हैं और हम अपने अंदर बदलाव लाएं, बल्कि जो डिजिटल सेवाएं हैं उन डिजिटल सेवाओं को मानव सुविधाओं के केंद्रित बनाना भी है, ताकि जो हमारे डिजिटल सर्विसेज हैं वो सुरक्षित हो सकें, सरल हो सकें और समावेशी भी हो सकें। तो दोस्तों, जो आधार विजन 2032 है, हो सकता है कि प्री में इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी थोड़ी सी चर्चा आपसे की है, और मुझे लगता है कि इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। फ्रेंड, जो अगली खबर है वो खनिजों के पुनर्चक्रण को लेकर है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि धीरे धीरे भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो खनिज की आवश्यकताएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उसको पूरा करने के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है, राइट। इसका जो उद्देश्य है वो है दुर्लभ खनिजों के लिए घरेलू क्षमता को बढ़ाना और आयात को कम करना। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं, घरेलू क्षमता को बढ़ाना और आयात को कम करना। तो घरेलू क्षमता को तो आप बढ़ा सकते हैं, हमारे यहाँ जो खनिज पदार्थ हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार धन लगाए, बहुत ज़रूरी है कि जो इससे जुड़े हुए कानून हैं उनको सरल भी किया जाए, और बाकायदे ये बातें कही भी जाती हैं। हमारे यहाँ जो खनन की लागत है वो बहुत अधिक है, इसकी प्रक्रियाएं भी जटिल हैं,
खासकर जो अपर्याप्त संग्रह और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चुनौतियां हैं उन्हें भी दूर किया जाए। तो ये खनन से संबंधित है। अब आयात निर्भरता को आप कैसे दूर करेंगे? तो ठीक है, एक तो हमारा अपना उत्पादन बढ़ जाएगा तो हमारा आयात कम होने लगेगा, लेकिन दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ाना। यानी कि वे खनिज पदार्थ जिनका हम उपयोग कर चुके हैं वो बेकार कचरे के रूप में तब्दील हो जाते हैं। सरकार की योजना है कि हम इनका पुनर्चक्रण करें। पुनर्चक्रण, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक है। तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक, लेकिन हम इसका केवल 15 से 17% ही पुनर्चक्रण कर पाते हैं। तो सरकार ने अब ये शुरुआत की है पुनर्चक्रण को बढ़ाने की, कि इसके लिए सरकार को जो संयंत्र चाहिए, जो उपकरण चाहिए और जो भी और दूसरी बातों की जरूरत होगी उस पर सरकार बाकायदे 20% तक पूंजीगत व्यय सब्सिडी देगी ताकि लोग इसके लिए आगे आ सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से मुझे इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रही हैं। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।